बहुत स्वागत। आप देख रहे हैं कहानी कुर्सी की, और कहानी कुर्सी की हम बात कर रहे हैं वक्फ बिल की। जेपीसी की रिपोर्ट आज पेश होनी है, रखी गई, टेबल की गई, चर्चा नहीं होनी थी उस पर, केवल आज टेबल किया जाना था और इतना हंगामा उस पर हुआ। खड़गे साहब ने उसको फर्जी रिपोर्ट बता दिया। विपक्ष ने खूब हंगामा करते हुए कहा कि सरकार, फिर वही पॉलिटिकल डायलॉग, ये तो जो है जायदादें छीन लेना चाहती है, मुसलमानों की वक्फ की प्रॉपर्टी पर इनकी नज़र है और अभी मुसलमानों के पीछे पड़े हैं, उसके बाद फिर या मंदिरों को भी अपने कब्जे में लेंगे, गुरुद्वारे भी छीनेंगे। वही पॉलिटिकल बात और हंगामा हो जाएगा देश के अंदर। अब इसी कड़ी में आप आगे सुनिए ज़रा, एक और जेपीसी मेंबर की बात मैं आपको सुनाता हूँ। अभी हमारे बीच में भी यहाँ एक अच्छी खासी बहस हो गई थी कि भाई अगर आप सवाल उठा रहे हैं सरकार के ऊपर तो क्या खराब, इसमें क्या गलत है? कोई गलत, कुछ गलत नहीं है, लेकिन आपकी मंशा क्या है और आप किस तरीके से अपनी असहमति जता रहे हैं वो भी देखना चाहिए। अब मैं आपको एक और जेपीसी मेंबर, कांग्रेस पार्टी के सांसद इमरान मसूद की बात सुनाता हूं। इमरान मसूद ने कहा कि देखो साहब, इस सरकार का टारगेट क्लियर है। जैसे हिटलर ने यहूदियों को निशाने पर लिया हुआ था, ऐसे ये मोदी की सरकार ने मुसलमानों को निशाने पर लिया हुआ है। आप जेपीसी और पार्लियामेंट के मेंबर हो और आप ये भाषा आप इस्तेमाल करते हो। सुन लीजिए उनका बयान। दो बयान और इनके साथ साथ शाहनवाज हुसैन जो एक मुस्लिम सीनियर सदस्य हैं भारतीय जनता पार्टी के, और डिंपल यादव ने एक इंपॉर्टेंट बात की है, समाजवादी पार्टी की सांसद हैं, उनको भी सुन लीजिए। लोकतंत्र के अंदर कभी भी संख्या के बल के ऊपर आप जो कम संख्या वाले हैं उनको रगड़ नहीं सकते हो, लेकिन इस सरकार को तो अपना एजेंडा चलाने के लिए एक को टारगेट बनाया हुआ है। जैसे हिटलर ने यहूदियों को बनाया हुआ था, इन्होंने मुसलमान को बनाया हुआ है। इनका टारगेट हर चीज में मुसलमान है, हर चीज में मुसलमान को निशाना लेना है। इतिहास के अंदर काले अक्षरों के अंदर लिखा जाएगा कि देश के अल्पसंख्यकों के साथ किस प्रकार से सरकार ने उनके मिले हुए अधिकार जो संविधान ने उनको दिए, उनको कुचलने का काम कर रही है। जिस प्रकार से पूरी प्रक्रिया को अपनाया गया वो पूरी तरह से स्वीकार्य नहीं हो सकती। हमारे डिसेंट नोट भी काटती है। आप विरोध भी अपने हिसाब से तय करेंगे कि उसके अंदर क्या है। हम इस बिल का विरोध करते हैं और लोकसभा में टेबल होने चाहिए, फिर देखते हैं। मैम, लेकिन लगातार अपोजिशन की तरफ से हंगामा किया गया, स्लोगन भी किया गया जेपीसी रिपोर्ट के लेकर, तो पूरा विपक्ष एक साथ है और मैं समझती हूँ कि सत्ता पक्ष के भी कुछ गुट हो सकते हैं जो इस मामले में हमारे साथ हो। जिसका इंतजार था वो घड़ी आ गई। वक्फ अमेंडमेंट एक्ट पर जो जेपीसी की रिपोर्ट थी वो टेबल कर दी गई। विपक्ष इसे फर्जी रिपोर्ट बता रहा है, खड़गे साहब इसको फर्जी बता रहे हैं, जबकि ये सही रिपोर्ट है। सबसे सलाह ली गई। इस जेपीसी ने जितनी सलाह आज तक किसी भी जेपीसी ने ली होगी उससे ज़्यादा सलाह ली है। वक्फ अमेंडमेंट एक्ट वक्फ को जो ज़्यादा अधिकार था वो अधिकार नहीं होगा, लेकिन जो वक्फ की जायदाद है उसको सुरक्षित भी करेगा। इसमें किसी को परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। न्याय संगत ये रिपोर्ट बनी है और इसको सबको स्वीकार करना चाहिए। अब यहां जो बातें हुई इससे थोड़ा सा और आगे आपको लेकर के मैं चाहता हूं कि आगे क्या होने जा रहा है, और एक दो चीजें और आपको बताऊंगा, जोड़ के आप इनको जरा देखिएगा। पहले तो कांग्रेस पार्टी या समाजवादी पार्टी हो, में से मुख्य तौर पर कांग्रेस पार्टी इस बिल का विरोध क्यों कर रही है? इस बिल का सबसे बड़ा स्टेक होल्डर कौन है? मुस्लिम समाज। और कांग्रेस पार्टी क्या कह रही है कि यह बिल जब आएगा तो इस बिल से वक्फ का नुकसान होगा। वक्फ मतलब मुसलमानों ने अपनी जो जायदाद ईश्वर के नाम कर दी है, उस पूरे सिस्टम का मुसलमानों को नुकसान होगा। तो आप खड़े हैं कि हम मुसलमानों का कोई नुकसान नहीं होने देंगे, उनको कोई क्षति हानि नहीं पहुंचनी चाहिए। इसी में आपने इमरान मसूद की बात भी सुन ली कि उन्होंने मोदी की तुलना हिटलर से भी कर दी है। छोटी छोटी बातों को जोड़ता हुआ आपको बता रहा हूं। आगे कुंभ चल रहा है, कांग्रेस का एक नेता आपको कुंभ में जाता हुआ दिखाई दिया हो तो मुझे बताइए। आप कहेंगे गया, दो नाम मैं भी ले सकता हूं। वो दो नाम कौन है? दिग्विजय सिंह और डीके शिव कुमार, कर्नाटक के उप मुख्यमंत्री और मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री। ये दो लोग गए। इन दोनों लोगों के बारे में ये कहा जाता है और माना जाता है कि धार्मिक प्रवृत्ति के लोग हैं। दिग्विजय सिंह जी खूब पूजा पाठी आदमी है, इन्होंने नर्मदा के कई चक्कर लगा रखे हैं, और ऐसे ही डीके शिव कुमार, वो भी बहुत यकीन करते हैं भगवान में। इन दोनों लोगों को छोड़कर कोई कांग्रेस का नेता, बड़ा नेता गया हो तो बताइए। याद कीजिए एक मल्लिकार्जुन खड़गे जी का ही पुराना बयान, दो बयान याद दिलाता हूं आपको। आज उन्होंने कहा जेपीसी की रिपोर्ट वक्त पर फर्जी है। इससे पहले उन्होंने कहा था कि कुंभ में जाने से क्या गरीबी दूर हो जाएगी, और पीछे जाइए। एक बार उन्होंने कहा था
ये सनातन वाले आ जाएंगे सत्ता में, वो बयान भी आप याद कीजिए। तो मैं बार बार यहां ये बात कह रहा हूं कि ये विरोध किसी कानून का है ही नहीं। राजा हरिश्चंद्र को भी आप जामिया जेपीसी का चेयरमैन बना करके ये मीटिंगें करा लेते और रिपोर्ट लिखा लेते तो भी विरोध होता, क्योंकि आपको ये दिखाना है कि ये सरकार मुसलमानों के खिलाफ है और हम मुसलमानों के पक्ष में खड़े हैं। त्रिपाठी जी गलत हो तो नहीं, इसमें तो कोई जरा सा भी रंच मात्र संदेह नहीं रह गया। और ठीक है, इस बात से मैं सहमत हूं कि जो भी जिसका डिसेंट है, जो भी जिसकी नाराजगी है, जिस बात पर जो विरोधी स्वर रखते हैं, उसको भी पूरी तरह से आना चाहिए और अब आएगा ही। जो सदन में आएगा, वो जो विजय जी ने बता ही दिया, कोई बाध्यता है नहीं। जेपीसी तो एक सर्वसहमति के लिए होती है। जेपीसी होता है कि आपके मन में कुछ है तो वहीं बता दीजिए। लेकिन जो अभद्र प्रदर्शन हो रहा है विरोध का, विरोधी स्वर की आवाज जो कर्कश है, विरोधी स्वर की आवाज जो अमर्यादित है, विरोधी स्वर की आवाज जो अलोकतांत्रिक है, ये चिंता की बात है। और आप अगर अभी आपको ये लगता है 2014 से 2025 में आ गए हम, 10 साल बीत गया, 5 साल और 15 साल की तैयारी पूरी हो चुकी, फिर भी आपको अगर लगता है कि आप मोदी को मुसलमान विरोधी, भाजपा को मुसलमान विरोधी, उनके हर नीति नियम कानून को मुसलमान विरोधी, वो करके आप कुछ हासिल कर लेंगे, तो मुझे नहीं लगता। और इमरान मसूद साहब तो मोदी जी की बोटी बोटी काट देना चाहते थे, पता नहीं किस वजह से, कौन सा उनका गुस्सा था। न वो गुजराती है, न मोदी जी कभी सहारनपुर आए, लेकिन फिर भी ये चुनाव के वक्त रैली में आए, वो अलग बात है। लेकिन क्यों वो बोटी बोटी काट देना चाहते थे? तो आज तो भद्र पुरुष बन गए हैं। तो हम तो ये मानते हैं कि अगर इमरान मसूद जैसा अभद्र व्यक्ति 10 सालों के मोदी शासन में इतना भद्र बन गया, तो इससे सुंदर सुखद क्या हो सकता है भला? ये तो सब मुसलमानों का तो भला। लेकिन क्लैरिटी है ना कांग्रेस में भी। देखिए, दिल्ली का इलेक्शन हो चाहे कुछ हो, दिल्ली के इलेक्शन में कहां आपको दिखाई दिया मोदी और राहुल गांधी और प्रियंका गांधी की रैलियां कहां हुई? मुस्तफाबाद, सीलमपुर में, इन जगहों पर। टारगेट क्लियर है, आपकी ऑडियंस ही मुस्लिम है। मैं कह रहा हूं टारगेट तो क्लियर है, लेकिन आप जिस टारगेट को अचीव करने के लिए टारगेट कर रहे हो वो गड़बड़ है। आप ये करके भारतीय जनता पार्टी को जो 303 से 240 आ गई है, 29 में आप फिर से 350 पहुंचा दोगे, फिर बिना किसी नारे के वो अचीव हो जाएगा। क्योंकि आप सुबह से रात तक बिना किसी एजेंडे के मुसलमानों का विरोध कर दिया, मुसलमानों के खिलाफ खड़े हैं, जैसे यहूदियों के खिलाफ हिटलर खड़ा था। हिटलर भी पता नहीं उसकी आत्मा सोच रही होगी कि ठीक है, हमने जो भी किया कर्म अच्छे नहीं थे, लेकिन ये लोग इतना हमारी माला जपते हैं, इतना हमारा रोज गुणगान करते रहते हैं, रोज याद करते रहते हैं। और भारत के लोकतंत्र में फिर से कह रहा हूं, भारत का लोकतंत्र किसी को भी कट्टुसाइज करता है। यहां किसी डिक्टेटर के लिए, किसी तानाशाह के लिए, किसी भी ऐसे व्यक्ति के लिए कोई जगह नहीं है जो सभ्यता के लिए, मानवता के लिए दुश्मन। और मैं मानता हूं कि नरेंद्र मोदी की सरकार ने पिछले 10 सालों में इस देश में बहुत सी बेहतरी की है। वक्फ बोर्ड उस बेहतरी का एक और बड़ा चरण, बड़ा कदम है जो होकर रहेगा। विजय जी, अब आप कहेंगे इसमें क्या गलत है, लेकिन ये तो सच है ना कि जो भी सामने दिखाई दे रहा है, कांग्रेस, सपा, आम आदमी पार्टी या जो भी, हम मुसलमानों के हितैषी हैं, पैरोकार हैं, ये वहां हम खड़े हैं, ये दिखाने की कोशिश है। बिल्कुल, इसमें कोई शक ही नहीं है। मतलब इसमें कोई किसी तरह का कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कि उनको अपनी जो ऑडियंस है वो पता है कि हमें ये जो आपने दोनों बातें कही नहीं, वो दोनों बातें बहुत स्पष्ट है उनके दिमाग में कि एक ये साबित करना या सिद्ध करना कि वो मुसलमानों के पक्ष में खड़े हैं, दूसरा ये साबित करना कि मोदी सरकार मुसलमानों के खिलाफ खड़ी है। ये उनका पॉलिटिकल एजेंडा भी है, पॉलिटिकल जो भी कहें एक्सरसाइज है। लेकिन मैं हर्ष जी की बात से ज़्यादा सहमत हूँ कि वो जो ये करना चाहते हैं ना, वो तब तक कामयाब नहीं हो सकते जब तक कि हिंदुस्तान के एक बड़े समाज को, हिंदू समाज को अपने साथ नहीं लाएंगे। मैं बार बार कहता हूं कि पता नहीं क्यों वो ए.के. एंटोनी साहब की रिपोर्ट को क्यों नहीं पढ़ती है कांग्रेस। अभी दिल्ली में भी मुसलमानों के साथ खड़े हुए, लेकिन नतीजा तो सिफर रहा ना। हालांकि वो जीरो, थोड़ा सा माफी चाहते हैं, जीरो में थोड़ा सा फर्क है, बदलाव आया है। लेकिन आप इतना प्रो मुस्लिम या नरेंद्र मोदी को एंटी मुस्लिम बनाकर इतने ऐसे कोने में नहीं खड़े हो जाएं कि जो और लोग हैं वो आपके साथ नहीं खड़े दिखाई दे। मैं कह रहा हूं, फिर से उनको याद दिला रहा हूं कि एंटोनी साहब के, हालांकि उनके बेटे तब बीजेपी में ही आ गए, लेकिन एंटोनी साहब की रिपोर्ट को ध्यान और अंतर है सर, वो रिपोर्ट उस वक्त की है जब उन्होंने कहा था कि कांग्रेस पार्टी जो है मुस्लिम पार्टी के तौर पर देखी जाने लगी, इसका नुकसान हुआ। नहीं तो उससे आगे बढ़ रहे हैं ना। तब तो मोदी आया था, आए थे, अब तो बहुत बढ़ 10 साल से है। तो उसको आगे लाने के लिए कि 18%, 15% वोट के अलावा 85% वोट को, या 80-20 जिसे आप बोलते हैं, उसमें से आपकी जब तक हिस्सेदारी नहीं होगी तब तक आप नहीं करेंगे। आप मुसलमानों के पक्ष में खड़े रहें, इसमें कहीं कोई वो नहीं है।
है ना। लेकिन वो मुस्लिम पक्ष करते करते आपकी इमेज ऐसी ना बन जाए, मोदी जी को छोड़िए, मोदी जी को जो करना है वो कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, आपकी इमेज ये ना बन जाए कि आप 100% एंटी हिंदू इमेज पर आ रहे हैं, जिसका जिक्र आप, हाँ, ये खतरा है, ये खतरा है। समीर जी। सर ये तो अब कांग्रेस की सर्वविदित बात है कि मुस्लिम वोटों पे कितनी निर्भर है। लोकसभा जीतने के लिए राहुल गांधी को वायनाड जाना पड़ता है, प्रियंका गांधी को वायनाड लोकसभा जीतने के लिए जाना पड़ता है, और वक्फ का कांग्रेस इतना विरोध नहीं करेगी तो कांग्रेस को तो पता है ना, अभी नवंबर में बिहार में विधानसभा चुनाव है, अब तो नीतीश भारतीय जनता पार्टी के पास चले गए। नीतीश का जो मुस्लिम वोट बैंक रहा था सेक्युलर छवि के कारण, वो तो अब नीतीश के पास जाएगा नहीं। तो ये जो विरोध कर कांग्रेस इसका फायदा बिहार के विधानसभा में लेना चाहती है 6 महीने के बाद। इसके बाद जब उत्तर प्रदेश का चुनाव आएगा तब कांग्रेस अखिलेश से कहेगी कि भाई हम तो सबसे बड़ा मुसलमानों का पक्ष तो लोकसभा में हमने रखा था, हमें सीटों में ज्यादा हिस्सा चाहिए, मुसलमानों को संदेश देगी उत्तर प्रदेश के अंदर। उसके बाद बंगाल के चुनाव है, बंगाल में कांग्रेस संदेश देगी। तो कांग्रेस तो चाहती है इस बार ये उनके ऊपर ये पूरा टैग लग जाए कि मुसलमानों की अगर हिंदुस्तान में अगर कोई बात करता है खुलकर तो वो राहुल गांधी है। खुलकर लोकसभा में लड़ते हैं, संसद में लड़ते हैं और सड़क पर भी लड़ते हैं। कांग्रेस इसी आधार पर अपनी राजनीति को आगे लेना चाहती है और 2029 के लिए वो चाहती है कि जो मुसलमान वोट बटा हुआ है कि उत्तर प्रदेश में अखिलेश के पास चला जाता है, बिहार में तेजस्वी के पास जा रहा है, बंगाल में ममता के पास है, दिल्ली में केजरीवाल को वोट कर देता है, दक्षिण में स्टालिन या दूसरी पार्टी को करता है, वो बड़ा वोट बैंक था। असम में भी चुनाव लड़ना है 2000 अगले साल कांग्रेस को, तो बहुत पूरे देश में संदेश देना चाहती है कि अगर लेकिन ये कोशिश कितनी कामयाब हो रही है उनके राज्यों में जहां पर मजबूत दूसरी पार्टियां क्षेत्रीय दल देखिए शुरुआत तो हो गई है, वहां भी मुसलमान वोट करें। दिल्ली में मुझे लगता है इंडिविजुअल जो वोट थोड़ा जो 2% बढ़ा है वो सारा मुसलमान वोट की बदौलत नहीं बढ़ा है सर। लेकिन बड़ा हिस्सा तो सिर्फ मुसलमानों का ही होगा, बड़ा हिस्सा मुसलमानों का होगा। और इमरान मसूद जिस तरीके से पूरे उनकी कांग्रेस की बात रख रहे हैं, इनके राज्यसभा सांसद जिस तरीके से जो मुसलमान हैं वो जिस तरीके से पार्टी की बात रख रहे हैं, और कांग्रेस राहुल गांधी खुद जिस तरीके से मुस्लिम लोगों की बात रख रहे हैं, समुदाय की बात कर रहे हैं, तो ये बता रहा है कि राहुल गांधी कांग्रेस की राजनीति को कहां लेकर जाना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि मुसलमान एक तरफा मुझे वोट करें जी, क्योंकि वो जानते हैं कि हिंदुत्व का वोट उन्हें मिलना नहीं है। मुसलमानों का अगर वो 12-15% वोट बैंक अपने पास रख लेते हैं, बाकी 10-12% अगर लेते हैं तो वो एक ताकत फिर से हासिल कर लेंगे। मुझे लग रहा है यही लड़ाई राहुल गांधी बिहार में लड़ने की तैयारी कर रहे हैं और उसीलिए कांग्रेस इस तरीके से वक्फ बिल पर अपनी लड़ाई लड़ रही है। अब अगर कांग्रेस ने अपने रिवाइवल की यही रणनीति तैयार की है तो फिर देखते हैं आगे कुंभ में राहुल गांधी क्यों नहीं जा रहे, कितना नहीं जा रहे। राम मंदिर राहुल गांधी क्यों नहीं जा रहे, वो इसलिए नहीं जा रहे कि वो सीधा सीधा संदेश देना चाहते हैं कि मैं राम मंदिर भी नहीं जा रहा हूं, मैं कुंभ में भी नहीं जा रहा हूं, मैं आपकी लड़ाई लड़ रहा हूं। तो अब जब वोटिंग का बात आएगी तो आपको ध्यान रखना है कि आप, अरे कुंभ की बात हम लोग आगे जरा थोड़ा और करेंगे। चलो राम मंदिर तो आपको लगा उसमें बहुत सारा कुछ पीछे इतिहास है, आप लोग नहीं गए, आपको लगा मोदी ने कब्जा कर लिया एक तरीके से राम मंदिर के सारे मूवमेंट पर और राम मंदिर के बनने की प्रक्रिया में। कुंभ तो किसी का नहीं है, कुंभ से क्या बह रहा है, इसको होल्ड योर थॉट प्लीज, इस पर आगे बात करते हैं। भाई कुंभ तो मोदी का नहीं है, योगी का नहीं है, कुंभ में आप क्यों नहीं जाते हो? या ये है कि भाई ठीक है हम नहीं है धार्मिक तो फिर हम कहीं नहीं जाते, सचिन पायलट गए, फिर आप मंदिर क्यों घूमते थे? फिर आप एक जमाने में आपने कोई मंदिर नहीं छोड़ा पूरे भारत में, जहां बड़ा मंदिर आप वहां जाके माथा ना टेका हो, फिर वो क्या था? इसका भी जवाब देना चाहिए। दिग्विजय सिंह का बहुत अच्छा बना है, जब वो कुंभ गए उनसे पूछा गया तो उन्होंने कहा मैं कांग्रेस का कार्यकर्ता हूं, सदस्य हूं, लेकिन मैं हिंदू भी हूं। दिग्विजय सिंह ने कल बोला है। आज सचिन पायलट गए कुंभ नहाने,